हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम के रेस स्टडी पे। उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे साइंस विज्ञान प्रैक्टिस सेट फॉर टॉप 40 क्वेश्चंस। और हम लोग यूथ कंपटीशन टाइम्स इस बुक का सोल्यूशन कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग गणित एवं विज्ञान को प्रॉपर तरीके से डिस्कस करेंगे। ये क्लास आपकी बीपीएससी शिक्षक भर्ती 3.0 एंड 4.0 के लिए रामबाण साबित होगी। इसके अलावा आप कोई भी एग्जाम देंगे इसमें आपकी साइंस पूछी जाएगी, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट साबित होगी। जैसे आपका रेलवे, एसएससी, एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, कोई भी आप एग्जाम देंगे उन सभी के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट साबित होगी। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास। आज का पहला क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 1, बल की इकाई क्या है? बल की इकाई क्या होती है मेरे दोस्त? बल बराबर होता है एफ बराबर होता है एम ए। एम हमारा यहाँ पे द्रव्यमान है और ए क्या है? ये त्वरण है। यम का जो मात्रक होता है द्रव्यमान को हम किग्रा से, द्रव्यमान की जो यूनिट होती है किग्रा होती है, और त्वरण का जो मात्रक होता है वो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे किग्रा मीटर इंटू सेकेंड की घात -2। किग्रा मीटर इंटू सेकेंड की घात -2, ये भी नहीं, ग्राम किग्रा मीटर सेकेंड की पावर -2। इसके अलावा बल की इकाई न्यूटन भी होती है, बल की इकाई न्यूटन भी होती है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, एक लड़का 4 किग्रा के स्कूल बैग को 30 सेकेंड तक पकड़ता है, उसके द्वारा किए गए कार्य की मात्रा जूल में होगी। यहाँ पे विस्थापन क्या है? विस्थापन शून्य है, तो W बराबर होता है F इंटू एस। जब विस्थापन शून्य है तो कार्य भी यहाँ पे क्या होगा? कार्य भी शून्य होगा। क्या होगा? कार्य भी शून्य होगा। ठीक है, कार्य कितना हो जाएगा? शून्य, विस्थापन शून्य है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन है और द्रव्यमान 20 किग्रा। भार क्या होता है? भार जो हमारा होता है 200 न्यूटन। आप समझ जाएंगे कि न्यूटन जो है ये बल का भी होता है, एफ बराबर mg होता है, और mg ही हमारा भार होता है। कितना है भार? है भैया 200 न्यूटन। एफ बराबर mg होता है और mg दिया हुआ है 200 न्यूटन। ठीक है, यहाँ पे द्रव्यमान 20 किग्रा है। द्रव्यमान कितना? 20 किग्रा। 20 इंटू जी बराबर 200, 20.200। जी का मान कितना आएगा? जी का मान आ जाएगा 10। जी बराबर आ जाएगा 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर कौन सा होगा? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ये वाला नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, जल का वाष्पीकरण होता है, जल का वाष्पीकरण किस बिंदु पे होता है? हिमांक बिंदु पे, संगलन तापमान पर, समस्त तापमानों पर, या क्वथनांक बिंदु पे। जल का वाष्पीकरण किस बिंदु पे होता है? हिमांक हिमांक बिंदु पर, संगलन तापमान पर। किसी तत्व या यौगिक को द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन को हम वाष्पीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्पीकरण। द्रव अवस्था से लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने को क्या कहते हैं? इसे हम वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक है, यह समस्त ताप पर होता है। किस पे? यह समस्त ताप पर होता है, यह समस्त तापमानों, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। समस्त ताप पर होता है, जो कि ताप के क्रमानुपाती होता है, अर्थात अधिक ताप पर अधिक, कम ताप पर कम होता है। देखिए ये क्या होता है? वाष्पीकरण जब टेम्परेचर अधिक होगा, जब टेम्परेचर अधिक तो वाष्पीकरण अधिक, जब टेम्परेचर कम तो वाष्पीकरण कम। ये पॉइंट यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, समस्त तापमानों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा गति का नियम, लॉ ऑफ मोशन, दीवार पर फेंका हुआ गेंद क्यों टकराकर वापस लौटता है के संबंध में व्याख्या करता है? पहला नियम गति का नियम। दूसरा, गति का तृतीय नियम, यानी कि दीवार भी उस पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है। तीसरा जो न्यूटन का बल होता है वो क्रिया प्रतिक्रिया का बल होता है। क्या होता है? क्रिया प्रतिक्रिया का बल। दीवार पर फेंका हुआ गेंद टकराकर वापस लौटता है, जो गति के तीसरे नियम की व्याख्या करता है। जब दो वस्तु की पारस्परिक क्रिया में एक वस्तु जितना बल लगाती है दूसरी वस्तु उतना ही बल उस पर विपरीत दिशा में लगाती है, यह बल जो होता है वो, इस बल को हम क्या कहते हैं? इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। ऑप्शन इसमें हमारा सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, गति के पहले नियम को क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम। गति का जो पहला नियम होता है उसे जड़त्व का नियम अथवा गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। जड़त्व का नियम अथवा गैलीलियो का नियम भी कहते हैं, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी जब तक कोई उस पर बाह्य बल न लगा जाए। अगर वो गतिशील है तो वो गतिशील रहेगी यदि हम उस पर कोई बल लगाकर उसे रोकते नहीं है। दूसरे नियम का होता है, दूसरे नियम से हमें बल का व्यंजक प्राप्त होता है, एफ बराबर एम ए। पहले नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है, दूसरे नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। तीन ही नियम होते हैं, ऑप्शन इसमें सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 46, कारों के ब्रेकिंग पैड में, जो कार जो होते हैं कारों के ब्रेकिंग पैड में के गुण का उपयोग किया जाता है। जो कार जो के होते हैं कारों के ब्रेकिंग पैड में किसका उपयोग किया जाता है? घर्षण का शून्य प्रभाव, घर्षण का शून्य प्रभाव नहीं, वजन आवेगता बल की क्रिया, घर्षण का नकारात्मक, घर्षण का सकारात्मक प्रभाव। कारों के जो ब्रेकिंग पैड होते हैं उसमें घर्षण के सकारात्मक प्रभाव के कारण गुण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। घर्षण क्या है? घर्षण जो होता है एक प्रकार का बल होता है। घर्षण क्या होता है? घर्षण एक प्रकार का बल है जो दो वस्तुओं के मध्य, जो दो वस्तुएं हैं, अगर वस्तु इधर को गति करती है तो ये गति का विरोध करता है। क्या करता है? गति का विरोध करता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, द्रव और गैसों में ताप अंतरण का मुख्यतः कारण क्या है? द्रव और गैसों में ताप यानी कि हीट ट्रांसफर का मुख्यतः कारण क्या है द्रव और गैसों में? तो क्या होता है? वो संवहन होता है। ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। द्रव एवं गैसों में ताप अंतरण का मुख्य कारण क्या है? संवहन है। संवहन क्या होता है? द्रव एवं गैसों को गर्म करने से पहले नीचे का द्रव या गैस ठंडा रहता है, जैसे गर्म करना शुरू करते हैं उसमें संवहन धारा बनने लगती है, जिससे नीचे का जो ठंडा द्रव होकर गर्म होकर ऊपर की ओर उठता है, ठंडा ठंडा द्रव नीचे आता है। इस तरह पूरे द्रव या गैस में उष्मा का स्थानांतरण होता रहता है। ठीक है, अगर हमारा जो नीचे द्रव ठंडा है, जब गर्म करेंगे तो ऊपर उठता है, जब ठंडा होगा तो नीचे आएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, मनुष्यों के लिए ध्वनि का श्रव्य प्रास रेंज क्या है? 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि जो है क्या होती है? ये सुनने योग्य होती है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। मनुष्यों के लिए ध्वनि की श्रव्यता का जो रेंज होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। प्रति सेकेंड उत्सर्जित होने वाली ध्वनि कंपनों की संख्या को ध्वनि की आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति को हम किससे? हर्ट्ज से मापा जाता है। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि को अपश्रव्य तरंगे कहते हैं। इससे अगर कम हो 20 से कम तो उसे कहेंगे अवश्रव्य तरंगे, अवश्रव्य तरंगे। ठीक है, और 20,000 से अधिक हो, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, अगर 20 से कम है, क्या? अगर 20 से कम है, 20 से कम है तो अवश्रव्य तरंगे, अवश्रव्य। 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में है, 20,000 हर्ट्ज के बीच में है तो श्रव्य, और 20,000 हर्ट्ज से अधिक है तो उन्हें कहते हैं प्राश्रव्य, अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक वेव। अगला क्वेश्चन, इसमें हमारा करेक्ट होगा जो सुनने योग्य है 20 से 20,000 हर्ट्ज। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 49, गली के पीले लाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? जो गली होते हैं, गली के पीले लाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? नियॉन, नाइट्रोजन, फास्फोरस या सोडियम? किसका प्रयोग किया जाता है इसमें भैया? सोडियम का प्रयोग किया जाता है। सोडियम क्या है? सोडियम हमारी धातु है। इसका जो सोडियम क्या है? सोडियम धातु है, और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो 281 होता है, 281 होता है सोडियम। पीले लाइट या सोडियम वेपर लैंप में सोडियम का प्रयोग किया जाता है। इस लैंप में यू आकार की, कैसी? यू आकार की एक कांच नली, कांच की एक ट्यूब होती है, यू आकार की कांच की एक ट्यूब होती है जिसके सिरों पर 2 ऑक्साइड लेपिड टंगस्टन इलेक्ट्रोड होते हैं तथा सोडियम धातु के दोनों दाने तथा नियॉन गैस भरी होती है। ठीक है, इसमें आप सोडियम लगाएंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, 40 प्रतिरोध का एक विद्युत लैंप, 200 ओम प्रतिरोध के का टोस्टर और 400 ओम प्रतिरोध का एक वाटर फिल्टर समांतर क्रम में 220 वोल्ट स्रोत से संयोजित है। मान लीजिए कि एक विद्युत आयरन 220 वोल्ट के स्रोत से संयोजित किए जाने पर उपरोक्त 3 उपकरणों द्वारा ली जाने वाली धारा के समान धारा के समान लेता है तो आयरन का प्रतिरोध और उससे होकर प्रवाहित होने वाली धारा है। तो आयरन का प्रतिरोध उससे प्रवाहित होने वाली धारा क्या है? अब देखिए, इस क्वेश्चन को हम थोड़ा छोटा करते हैं। पहले क्या दिया हुआ है? 40 ओम प्रतिरोध का एक विद्युत लैंप, 40 ओम प्रतिरोध का एक विद्युत लैंप, 200 ओम प्रतिरोध का एक टोस्टर और 400 ओम प्रतिरोध का एक, देखिए अब यहाँ पे हम वो बना लेंगे। जैसे देखिए पहले क्या है, इस टाइप से 40 ओम, 200 ओम और 400 ओम, ये हमारे जुड़े हुए हैं। ठीक है, 40 ओम, 200 ओम और 400 ओम के जो टोस्टर हैं जुड़े हुए हैं। इनका जो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? ये कैसे जुड़े हैं? ये भैया जुड़े हैं समांतर क्रम में। समांतर क्रम में जो प्रतिरोध जुड़ता है तो 1/r बराबर
1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, जितने भी हो उतने जोड़ देते हैं। तो कितना हमारा आएगा, 1 जब R हम यहाँ पे करेंगे 1/R बराबर 1/40, 1/200, 1/400। इसको जब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 400 हमारा एलसीएम ले लेंगे हम। 400 जब हम यहाँ पे नीचे एलसीएम ले लेंगे, नीचे आगे लिखते हैं थोड़ा, देखिए कितना था, 40 और 40, 200 और 400, ये समांतर क्रम में हमने जोड़े हैं। तो हमारा आएगा 1/R बराबर 1/40, 1/200 और 1/400। 400 हमने यहाँ पे एलसीएम ले लिया, 40×400, 200 दूनी 400 और 40, 400 करना, 10 दोबारा 13। तो आर बराबर आएगा 400, 1/R बराबर आएगा 13/400, 13/400। जब हम इसको आर का मान निकालेंगे तो आर बराबर आएगा 400/13। कितना आएगा, आर बराबर जो आएगा भाई, आर बराबर आएगा 400/13। ये हमारा आर का मान आ गया। ठीक है, अब हमें क्या क्या देखना है, आर का मान आ गया 400/13। 220 वोल्ट स्रोत से संयुक्त मान, 220 वोल्ट के स्रोत से, अब देखिए 400 हमारा यहाँ पे प्रतिरोध आ गया। अब हमें यहाँ पे निकालना है धारा का मान। 220 वोल्ट दिया है, 200 बी बराबर दिया है 220 वोल्ट, आर बराबर आ गया है 400/13। हम जानते हैं बी बराबर आई आर होता है, क्या होता है, बी बराबर होता है आई आर। तो आई बराबर हो जाएगा B/R, आई बराबर B/R, आई बराबर B/R, 220/R, 400/13, ये ऊपर पहुंच जाएगा, 0 0 कैंसिल। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा यहाँ पे 0 0 कैंसिल, 11/20 कितना आएगा, 11/20 गुणे 13, 13.130 और 13 143/20 कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा आई बराबर आ जाएगा, आई बराबर 143/20, 20 140, 7.15 एम्पियर। कितना आएगा, 7.15 एम्पियर। ठीक है, एक तो हमारा आंसर आ गया 7.15 एम्पियर, 7.15 एम्पियर। बस एक ही दिया हुआ है, अगर हम इतना ही निकाल लेंगे फिर भी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। 7.15 एम्पियर ये दिया हुआ है, एक कहीं पे नहीं दिया हुआ है, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जब हम प्रतिरोध निकालेंगे तो आर बराबर B/I, अगला प्रतिरोध निकालेंगे। यहाँ पे अगर आर हमें दूसरा निकालना है, बी हमारा दिया है 220 और आर हमने निकाला है 7.15। जब इसको सॉल्व करेंगे, 2 जीरो हटाएंगे, यहाँ पे लगेंगे 715 से जब भाग करेंगे लगभग 30.77 ओम आएगा। कितना आएगा, 30.77 ओम। यही हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, उम्मीद करते हैं सब आपको ये समझ में आया होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें प्रतिरोध दिए हैं उनको हम समांतर क्रम में लगाया है, 1/R1, यहाँ से आर का मान निकाल लिया, बी का मान दिया है, बी बराबर आई आर होता है, आई बराबर B/R, आई का मान निकाल लिया, फिर हमने आर का मान निकालना है, बी दिया है दोबारा से, आई का जो मान निकाला ये वाला यहाँ रखेंगे, आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, थोड़ा सवाल बड़ा था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। भौतिक परिवर्तन वो परिवर्तन होता है, यानी कि जो चीज हमने बनाई दोबारा से, मान लीजिए हमने कोई एक चीज बनाई, दोबारा से हम फिर वही वापस आ सकें। जैसे हमारा बर्फ से जल, बर्फ से जल और जल से बर्फ, क्या है, ये हमारा भौतिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन वो परिवर्तन होते हैं जो दोबारा से ना बन सके। ठीक है, ये आपको सिंपल भाषा में याद रखना है। ठोसों का द्रवों में पिघलना, ये क्या है, ठोसों का द्रवों में पिघलना, ये भैया भौतिक परिवर्तन है। गैसों का द्रवों में द्रवीकरण, ये भैया भौतिक परिवर्तन है। पदार्थों का, द्रवों का गैसों में बाष्पीकरण, ये भैया भौतिक परिवर्तन है। लेकिन पदार्थों का किण्वन, पदार्थों का जो किण्वन है ये एक रासायनिक परिवर्तन है। कैसा है, एक रासायनिक परिवर्तन है। जैसे दूध से दही बनना, दूध से दही बनना, क्या आप दही से दोबारा से दूध बना सकते हैं, नहीं बना सकते, ये हमारा रासायनिक परिवर्तन हो गया। गन्ने के रस से सिरके का बनना, अगर आपने गन्ने के रस से जब आप सिरका बना लेंगे तो क्या आप दोबारा से सिरके से गन्ने का रस बना सकते हैं, नहीं। जो हम दोबारा से वापस नहीं बना सकते वो हमारे रासायनिक परिवर्तन होते हैं, पदार्थों का किण्वन, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपतन कर सकता है। ऊर्ध्वपतन कौन सा कर सकता है, देखिए नेफ्थलीन होता है, नेफ्थलीन, कपूर,
और अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फाइड नहीं, सल्फाइड नहीं, अमोनियम क्लोराइड, ऑप्शन सी करेक्ट होगा 52 का ऑप्शन सी। अमोनियम क्लोराइड ठोस कार्बन डाइऑक्साइड आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड ठोस कार्बन डाइऑक्साइड आयोडीन, एल्युमिनियम क्लोराइड, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन ही मात्र ऊर्ध्वपतन की क्रिया कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, बॉयल के नियम के अनुसार, बॉयल के नियम के अनुसार हम जानते हैं बी अनुपानुपाती 1/p होता है, टेम्परेचर निश्चित होता है, जो यहाँ पे नहीं दिखता है वो निश्चित होता है, यानी कि निश्चित नियत आयतन पर नहीं भैया, नियत तापमान पर, ये वाला करेक्ट होगा, नियत तापमान पर, नियत तापमान पर दिए गए किसी द्रव्यमान के दाब का आयतन गुणनफल, ये वाला हमारा करेक्ट होगा बी। पी अनुक्रमानुपाती 1/b या बी अनुक्रमानुपाती 1/p, जब इसका करेंगे पीवी बराबर कांस्टेंट, ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, लवण जल में, लवण जल के विद्युत अपघटन द्वारा इनमें से कौन सा उत्पाद बनता है? लवण जल के विद्युत अपघटन द्वारा इनमें से कौन सा उत्पाद बनता है? ब्लीचिंग पाउडर, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। लवण जल के विद्युत अपघटन द्वारा इनमें से कौन सा बनता है? वो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, NaOH। लवण जल के विद्युत अपघटन द्वारा सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। सोडियम क्लोराइड NaCl विद्युत अपघटन द्वारा विघटित होता है और कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। क्या बनता है? और कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, जिसे हम कास्टिक सोडा कहते हैं। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है ये कास्टिक सोडा के नाम से जाना जाता है। कैसे? सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम, इसका फार्मूला होता है NaOH, इसको हम कास्टिक सोडा कहते हैं। इसका उपयोग लुगदी और कागज के कपड़े, पीने के जल, साबुन और डिटर्जेंट के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, निम्न में से कौन सा संकेतक का उपयोग अम्लीय और उदासीन विलयनों के बीच फर्क ज्ञात करने के लिए किया जाता है? अम्लीय और उदासीन विलयनों के बीच फर्क करने के लिए नहीं किया जा सकता, नहीं किया, देखिए यहाँ पे मिथाइल आर्यन, फिनाइलएथलीन, यूनिवर्सल इंडक्टर, इओसिन, इनमें से कौन सा करेक्ट हुआ? इसका इओसिन का जो है उपयोग नहीं किया जा सकता। ऑरेंज, फिनाइलएथलीन, यूनिवर्सल इंडक्टर, इनका हम उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, सभी अम्ल धातुओं के साथ अपक्रिया करके गैस उत्पन्न करते हैं। सभी अम्ल जो क्या होते हैं? सभी जो अम्ल होते हैं, जैसे मान लीजिए HCl हमारा हो गया और हमारा Na, क्या कौन सी हाइड्रोजन निकालेंगे वापस? जब हम सभी अम्ल जो होंगे, मान लीजिए हमारा HCl है और हम किसके साथ, धातुओं के साथ, Na के साथ क्रिया करते हैं। Na के साथ जब यहाँ पे क्रिया करेंगे तो NaCl बन जाएगा और 2NaCl बन जाएगा और हाइड्रोजन हमारा यहाँ से गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन, ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। सभी अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, इनमें से कौन सा आदर्श गैस नहीं है? कौन सा आदर्श गैस नहीं? हीलियम, ब्रोमीन, आर्गन, नियॉन। कौन सा आदर्श गैस नहीं है? ब्रोमीन क्या है? ये आदर्श गैस नहीं है। हीलियम, आर्गन, नियॉन क्या है? ये अक्रिय गैसें होते हैं। इनके जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, लास्ट में फुल इलेक्ट्रॉन होते हैं केवल हीलियम को छोड़कर। इसमें हीलियम में 2 होते हैं, ये भी अक्रिय गैस है, और बाकी इसके अलावा सभी में लास्ट में जो होता है आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनकी कक्षा फुलफिल भरी हुई होती है, इसलिए क्या हो, ये किसी से क्रिया नहीं करते, इन्हें निष्क्रिय गैस, अक्रिय गैस भी बोला जाता है और इनको नोबल गैस भी कहते हैं। ऑप्शन इसमें बी करेक्ट होगा, ब्रोमीन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो हमारे यहाँ पे बता देता हूँ, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान, ये जो इनको 18वें वर्ग में रखा गया है। किसमें? 18वें वर्ग में रखा गया है। ब्रोमीन क्या है? ब्रोमीन आदर्श गैस नहीं थी, ऑप्शन इसमें बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, सोडा एसिड अग्निशामक यंत्रों में उपयोग किया जाने वाला लवण है। सोडा एसिड जो है, इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? एसिड अग्निशामक यंत्रों में उपयोग किए जाने वाला लवण है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, या सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या सोडियम बाइकार्बोनेट, इसे बेकिंग सोडा कहते हैं। यही हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा, यही हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सल्फ्यूरिक अम्ल तथा सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के मध्य
अभिक्रिया को अग्निशामक यंत्रों में प्रयुक्त किया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, यौगिक को सुखाने वाले एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है? किस यौगिक को सुखाने वाले एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है? किसको? कैल्शियम ऑक्साइड को, या ऑक्साइड यौगिक को सुखाने वाले एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसको कैल्शियम ऑक्साइड को मेरे पास क्या कहते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड को हम कहते हैं चूना, बिना बुझा चूना। इसका क्या कहते हैं? बिना बुझा चूना कहते हैं। अगर यहाँ पे CaOH का होल टॉइज होता तो मेरे भाई होता बुझा हुआ चूना, इसमें जल मिल जाता। यह है बिना बुझा चूना, यह है बिना बुझा चूना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? एलपीजी लिक्विडफाइड पेट्रोलियम गैस, इसकी फुल फॉर्म होती है लिक्विडफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है? मीथेन, प्रोपेन, एथेन, ब्यूटेन। इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? इसका होता है ब्यूटेन। ठीक है, ब्यूटेन एलपीजी का मुख्य घटक होता है। और सीएनजी का अगर आपसे पूछा जाए तो होता है मीथेन। एलपीजी का ब्यूटेन, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में, अमाशय में, बड़ी आंत में, मलाशय में? किस में होता है पूर्ण पाचन? छोटी आंत में होता है। छोटी आंत में इसका सभी का पूर्ण पाचन होता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। छोटी आंत पाचन तंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, भोजन का अधिकांश पाचन छोटी आंत में ही संपन्न होता है। छोटी आंत लगभग 7 से 5 मीटर लंबी होती है। 7 से 5 मीटर लंबी अत्यधिक कुंडलित संरचना होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, निम्न में से क्या आहार नाल में अम्लीय आहार को क्षारीय में परिवर्तित करता है? आहार नाल में अम्लीय आहार जो होता है उसको क्षारीय में कन्वर्ट करता है। जठररस, पित्तरस, आंत, अग्नाशी रस। इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? पित्तरस होता है भैया। पित्तरस क्या होता है? अम्लीय आहार को क्षारीय में कन्वर्ट करता है पित्तरस। पित्तरस डायरेक्ट रूप से भोजन के पाचन में भाग नहीं लेता है, लेकिन इसमें विभिन्न प्रकार के रसायन पाए जाते हैं। यह पाचन क्रिया में सहायक होते हैं। पित्तरस के महत्वपूर्ण कार्य हैं, या अमाशय से आए भोजन के अम्ल, जो अमाशय हमारा होता है, पेट होता है, पेट में आए हुए भोजन के अम्लीय प्रभाव को क्षारीय बनाता है। यह जीवाणुओं को मारता है तथा इसकी उपस्थिति में अग्नाशय रस कार्य करता है। नेक्स्ट, स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी आ जाता है, या क्यों होता है? हार्मोन संबंधी प्रतिक्रिया है क्या? क्या स्नायु संबंधी प्रतिक्रिया है? दृष्टि संबंधी प्रतिक्रिया है, या घ्राण सूंघने संबंधी प्रतिक्रिया है? इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन बी, ये स्नायु संबंधी प्रतिक्रिया है। स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी आ जाता है, या कैसे? या स्नायु संबंधी प्रतिक्रिया है। यह हमारा स्नायु संबंधी प्रतिक्रिया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, 64, मानव जैसे कुछ जीवों के हृदयों में ऑक्सीजन रहित रक्त, मानव जैसे कुछ जीवों के हृदय में ऑक्सीजन रहित रक्त को ऑक्सीजन युक्त रक्त में पृथक क्यों रखा जाता है? ऑक्सीजन रहित रक्त को ऑक्सीजन युक्त रक्त में पृथक क्यों रखा जाता है? क्यों रखा जाता है? अब पेशियों की वृद्धि और उसके कामकाज में मदद करने के लिए, फेफड़ों में रक्त का ऑक्सीजनीकरण के लिए, एक बड़े शरीर वाले जीव को ऑक्सीजन प्रदान करने के लिए, शरीर के टेम्परेचर को स्थिर बनाए रखने में मदद करने के लिए। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ऑप्शन डी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा, शरीर के तापमान को स्थिर बनाए रखने में मदद करने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा मानव रक्त में मौजूद एक वर्णक है जो ऑक्सीजन को हमारे फेफड़ों से शरीर के सभी अंगों तक ले जाता है? कौन सा भैया? हीमोग्लोबिन होता है। ऑप्शन बी करेक्ट, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा होता है? हीमोग्लोबिन, इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? हीमोग्लोबिन। 65, ऑप्शन डी। हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन एक लाल रक्त कणिकाओं में उपस्थित एक तरह का प्रोटीन है। क्या है हीमोग्लोबिन? क्या है? एक प्रोटीन होता है। ये आरबीसी में उपस्थित होता है। आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पस, यानी कि लाल रक्त कणिकाओं में इनका जीवन काल 120 दिन होता है। इनका जीवन काल 120 दिन होता है। जो हीमोग्लोबिन क्या करता है? जो ऑक्सीजन को हमारे फेफड़ों से शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, और कार्बन डाई, ये ऑक्सीजन को हमारे फेफड़ों तक पहुंचाता है और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड वापस लाता है। ये इसका कार्य होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, हीमोग्लोबिन में आयरन पिगमेंट पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन सा हृदय के कार्य को अधिक उपयुक्त रूप से बताता है? जो हृदय का जो कार्य है, स्टेथोस्कोप, लिपिड प्रोफाइल, इकोकार्डियोग्राम,
इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो हार्ट है उसके कार्य को अधिक उपयुक्त रूप से बताता है। इनमें से कौन सा करेक्ट होगा भैया? इकोकार्डियोग्राम, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इकोकार्डियोग्राम हृदय के कार्य को अधिक उपयुक्त रूप से बताता है। यह विशेष रूप से हृदय वाल्व के रोगों का आकलन करने के लिए उपयोगी है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या करता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यानी ईसीजी क्या होता है? ईसीजी आपने अक्सर लिखा देखा होगा। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यानी ईसीजी के द्वारा दिल की धड़कनें, जो दिल की धड़कन होती हैं और उससे निकलने वाली विद्युत तरंगों के द्वारा दिल की बीमारी का पता लगाया जाता है। इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के द्वारा दिल की जो धड़कन होती है, दिल की धड़कन से निकलने वाली तरंगे और उनसे विद्युत तरंगे दिल की और बीमारी का पता लगाया जाता है। और स्टेथोस्कोप क्या करता है? स्टेथोस्कोप के द्वारा रोगी के रक्त संचार, उसका जो ब्लड फ्लो होता है की दशा का परीक्षण करने का उपकरण है स्टेथोस्कोप। जब हम लोग जांच करवाने जाते हैं, डॉक्टर हमारे जो सीने के पास में छोटा सा लगाते हैं और हमारे दिल की धड़कन सुनते हैं, वो यही होता है स्टेथोस्कोप। इसमें हमारा करेक्ट होगा इकोकार्डियोग्राम। कौन सा हृदय के कार्य को अधिक उपयुक्त रूप से बताता है? इकोकार्डियोग्राम, ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। निम्न में से कौन सा भाग आंखों का एक विशिष्ट रंग प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है? आंखों को एक विशिष्ट रंग कौन सा प्रदान करता है? जो हमारी आंखें होती है, कार्निया, रेटिना, आइरिस, लेंस, इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? आइरिस। आइरिस क्या करता है? आंखों का एक विशिष्ट रंग प्रदान करता है। जो हमारी आंख होती है, आंख में जो पुतली होती है, इसके अलावा ये वाला जो पार्ट है, ये हमारा आइरिस कहलाता है। ये वाला पुतली को छोड़कर ये क्या करता है? आंखों को कलर प्रदान करता है। एक विशिष्ट रंग प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है आइरिस। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से किसकी वजह से हमारी मांसपेशियों में ऐंठन उत्पन्न होती है? ऑक्सीजन की अधिकता, CO2 की अधिकता, CO2 की कमी, O2 की कमी। किसकी वजह से हमारी जो मांसपेशियां होती हैं उनमें ऐंठन, क्रैम्प्स उत्पन्न हो सकती हैं? ऑक्सीजन की कमी के कारण। ऑक्सीजन की कमी की वजह से हमारी मांसपेशियों में ऐंठन उत्पन्न हो सकती है। ऐंठन क्या होता है? एक मांसपेशी का दर्दनाक अनैच्छिक संकुचन होता है। ऐंठन के ऐसे कारण हो सकते हैं जैसे कि अंतर्निहित रोग की वजह से नहीं हो, निर्जलीकरण हो गया, अधिक व्यायाम, मांसपेशियों के उपयोग में कमी शामिल है। ये सब क्या हो? इसमें ऑक्सीजन की कमी से। अगला क्वेश्चन, कान के अंदर कंपन 3 हड्डियों द्वारा परिवर्तित होता है, जैसे बीच वाले कान में। यहाँ पे क्या दिया? बीच वाले कान में, बीच वाले कान में हैमर, कोक्लिया और स्ट्रिप्स। एक इसमें हड्डियों को बताया गया है। कौन कौन सी इसमें हड्डी होती हैं? कौन कौन सी इसमें हड्डी होती है? कौन कौन सी इसमें कान के अंदर कंपन 3 हड्डियों द्वारा प्रवर्धित होता है? कौन कौन सी? हैमर होती है, हैमर एनिवल होती है, हैमर एनविल होती है। इसमें भी है, ए वाले करेक्ट गलत हो गए। हैमर एनविल, हैमर हैमर होती है, एनविल होती है और स्ट्रिप होती है। हैमर एनविल और स्ट्रिप 3 होता है। ये क्या कार्य करते हैं? देखिए यहाँ हैमर, एनविल और स्ट्रिप। हैमर जो होता है, इसका बाहरी सिरा कान के पर्दे से सीधा भीतरी चौड़ा सिरा इनकस से जुड़ा होता है। इसका जो हैमर जो होता है, इसका बाहरी जो सिरा होता है कान के पर्दे से, तथा भीतरी चौड़ा सिरा इनकस से जुड़ा होता है। ये हथौड़े के समान होती है। इसकी लंबाई 8 से 9 मीटर होती है। एनविल क्या करता है? एनविल जो होता है, इसका बाहरी सिरा माइलियस, इसका बाहरी सिरा माइलियस तथा भीतरी सिरा स्ट्रिप से जुड़ा होता है। स्ट्रिप से जुड़ा होता है। स्ट्रिप क्या होता है? यह एक अस्थि घोड़े की जीन के रकाव की तरह होती है। आपको यह इतना ध्यान रखना, हैमर, एनविल और स्ट्रिप, हैमर, एनविल और स्ट्रिप। ये कान के अंदर कंपन 3 हड्डियों द्वारा प्रवर्धित होता है। कौन कौन से हैं? हैमर, जैसे हैमर, एनविल, हैमर, एनविल और स्ट्रिप, एनविल और स्ट्रिप, स्ट्रिप 3 हड्डियां के बीच पर यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70, हीनता जन्य हीनता जन्य रोगों, डिफिशियंसी डिसीज के संदर्भ में रिकेट्स की कमी के कारण होता है। रिकेट्स विटामिन सी की कमी से, विटामिन ई, विटामिन B12, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक बीमारी होती है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक बीमारी होती है। यहाँ पे हम कुछ विटामिन के बारे में डिस्कस करेंगे। विटामिन ए, विटामिन जो ए हमारा होता है, विटामिन ए, विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल और इससे जो रोग होता है वो रतौंधी होता है। ठीक है। विटामिन बी, विटामिन B12 साइनोकोब्लामिन, विटामिन B12 साइनोकोब्लामिन और इससे होता है एनीमिया, रक्ताल्पता। विटामिन ई जो होता है, विटामिन ई, विटामिन ई को हम कहते हैं टोकोफेरॉल। इसका रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल।
इससे बांझपन वगैरह हो जाता है, बांझपन, और एक खूबसूरती के लिए भी विटामिन ए आवश्यक है। इसके अलावा विटामिन डी को होता है कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी होता है कैल्सीफेरॉल, और इससे रिकेट्स नामक रोग हो जाता है, रिकेट्स और एस्टियोमोलिसिस। यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा हीनता जन रोगों, डिफिशियंसी डिसीज के संदर्भ में रिकेट्स किसे, विटामिन डी। विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है, जैसे नींबू हो गया, आपका संतरा हो गया। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। नेक्स्ट, इसमें हमारा करेक्ट होगा ऑप्शन डी, सी, विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 71, निम्न में से कौन सा वृद्धि ग्रोथ के लिए आवश्यक प्रोटीन प्रदान करता है? दालें, सेब, पत्तेदार सब्जियां, खाद्यान्न। इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? दालें। दालें क्या करती हैं? प्रोटीन, आवश्यक प्रोटीन प्रदान करती हैं हमारी ग्रोथ के लिए दालें। प्रोटीन एक क्या है? प्रोटीन एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है जिसका गठन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तत्वों के अणुओं से मिलकर होता है, प्रोटीन बनती है। ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 72, ट्रिपल वैक्सीन टीका जो होता है नवजात शिशु को निम्न में से किस रोग के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है? टिटनेस, डिप्थीरिया, टेटनस, काली खांसी। डिप्थीरिया, टेटनस, काली खांसी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। डिप्थीरिया, टेटनस, काली खांसी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, सेरीकल्चर। सेरीकल्चर क्या होता है मेरे भाई? ये होता है रेशम की खेती। रेशम की खेती को हम सेरीकल्चर कहते हैं। पक्षी पालन क्या होता है? पक्षी पालन होता है एबीकल्चर। एबीकल्चर होता है पक्षी पालन। एपीकल्चर होता है मधुमक्खी पालन, एपीकल्चर। और पिसीकल्चर होता है मछली पालन। पिसीकल्चर होता है मत्स्य पालन, पिसीकल्चर होता है मत्स्य पालन। यहाँ पे सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इधर चैनल पे पहली बार आते बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि मैं जब वीडियो अपलोड करूँ आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप हमें सपोर्ट करते रहिए। निम्नलिखित में से किसे आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है? मैं जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये बहुत बेस्ट क्वेश्चन है। फादर ऑफ हेरिडिटी, आनुवंशिकी का पिता कैसे कहते हैं भैया? ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। इसको ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का फादर कहा जाता है, क्योंकि मेंडल ने ही सबसे पहले आनुवंशिकी के नियमों की खोज की थी। मेंडल ने किस पे प्रयोग किया था? मटर के पौधे पे इन्होंने इसका सभी का प्रयोग किया करके देखा था। ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन सा अंडे देने वाला स्तनपायी है? खरगोश, बतख, कंगारू, प्लेटिलिप्स। अंडे कौन देता है? प्लेटिलिप्स क्या था? अंडे देता है। कंगारू क्या क्या होता है? ये अर्ध विकसित बच्चे देता है, जो इनकी मर्सुपियम नामक झिल्ली होती है उसमें ये पूर्ण रूप से विकसित होते हैं। प्लेटिलिप्स क्या होता है? ये अंडे देने वाला स्तनपायी है, बाकी सारे बच्चे देते हैं। प्लेटलिप्स क्या होता है? एक अंडे देने वाला स्तनपायी, जिसे पक्षियों एवं स्तनपाइयों, जो पक्षी और स्तनपाइयों के बीच की कड़ी कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? कड़ी माना जाता है, क्योंकि इसमें स्तन ग्रंथियां भी पाई जाती हैं। प्लेटलिप्स क्या होता है? क्योंकि इसमें जो होता है ये अंडे देता है, लेकिन इसमें स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं, स्तन ग्रंथियां भी पाई जाती हैं, जो कि स्तनियों का प्रमुख लक्षण है, जबकि अंडे देने वाले जीव जैसे पक्षी सहिसर वर्ग के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से कौन सा जीव भोजन को शरीर के बाहर विखंडित करता है और फिर पचे हुए भोजन को अवशोषित करता है? ऐसा कौन सा जीव है जो पहले भोजन को शरीर के बाहर विखंडित कर देता है और फिर पचे हुए भोजन को अवशोषित करता है? मृग, मशरूम, जू, अमीबा। इनमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ये भैया मशरूम होता है। मशरूम यानी कि कवक। मशरूम भोजन को शरीर के बाहर विखंडित करता है और फिर पचे हुए भोजन को अवशोषित करता है। मशरूम खाने में स्वादिष्ट होता है। कैसा होता है? स्वादिष्ट होता है, तथा एंटीऑक्सीडेंट्स, प्रोटीन, विटामिन डी, सेलेनियम और जिंक से भरपूर होता है। इसका इस्तेमाल क्या करते हैं? इसका इस्तेमाल दवाइयां बनाने के लिए भी किया जाता है मशरूम का। पेंसिलिन, आपने नाम सुना होगा, पेंसिलिन भी एक कवक है। पेंसिलिन क्या है? कवक है। पेंसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ये यहाँ पे पॉइंट ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से किसे पादप जगत का उभयचर कहा जाता है? अनावृत बीजी, ब्रायोफाइट्स, थैलोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स को हम पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। इसमें क्या होता है? संवहनी ऊतक नहीं पाए जाते हैं, संवहनी ऊतक इसमें नहीं पाए जाते हैं। टेरिडोफाइट में संवहनी ऊतक पाए जाते हैं। थैलोफाइट जड़ तना पत्ती में विभेदित नहीं होता है इनमें। और जो हमारे अनावृत बीजी होते हैं, यानी कि ये नग्न बीजी होते हैं, जिम्नोस्पर, ये ढके हुए नहीं होते। इसमें हमारा करेक्ट आ जाएगा ब्रायोफाइट्स को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी।
ब्रायोफाइट एक ऐसा है, एक गैर सम्मानी पौधा है जो हरा बीज रहित होता है और कई लीवर वार्ड्स या हार्न वार्ड्स परिवार से समृद्ध है। इसके एग्जाम्पल है लीवर वार्ड्स और हार्न वार्ड्स। ब्रायोफाइटा में जाइलम और फ्लोएम ऊतक की कमी होती है। मैंने अभी बताया था संवहनी ऊतक इसमें नहीं होते हैं। संवहनी ऊतक कौन कौन से होते हैं? जाइलम और फ्लोएम। ब्रायोफाइट्स पादप मिट्टी में रहते हैं, लेकिन प्रजनन के लिए पानी की आवश्यकता होती है। ये मिट्टी में रहते हैं लेकिन इनको प्रजनन करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। ये नम, आर्द्र और छायादार वातावरण पसंद करते हैं। ये नम, आर्द्र और छायादार वातावरण पसंद करते हैं। इनमें से कौन सा द्विलिंगी पुष्प है? द्विलिंगी। तरबूज और पपीता, गुड़हल और सरसों। कौन सा करेक्ट होगा इसमें? गुड़हल और सरसों कैसा? ये द्विलिंगी है, द्विलिंगी है गुड़हल और सरसों। गुड़हल यहाँ पे दिया द्विलिंगी है, सरसों यहाँ पे दिया है द्विलिंगी है। तरबूज और पपीता कैसा है? ये तरबूज और पपीता कैसा होता है? कमेंट में हम बताइएगा। तरबूज और पपीता एक लिंगी होता है मेरे भाई। कैसा? तरबूज और पपीता कैसा एक लिंगी होता है। मैंने कल की क्लास में शायद एक क्वेश्चन बताया था। वैसे पुष्प जिनमें नर और मादा दोनों प्रकार के यौन अंग पाए जाते हैं, द्विलिंगी किसे कहते हैं? द्विलिंगी वे होते हैं जिनमें नर और मादा दोनों प्रकार के अंग पाए जाते हैं। नर और मादा दोनों प्रकार के यौन अंग पाए जाते हैं, उसे कहते हैं हम द्विलिंगी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। अंकुरण के समय बीज का कौन सा भाग जड़ का निर्माण करता है? अंकुरण के समय बीज का कौन सा भाग जड़ का निर्माण करता है? मूलांकुर करता है भैया। कौन सा? मूलांकुर जो है जड़ का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन आज का 80, पादपों की पत्तियों पर पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्रों को क्या नाम बताएं? जो पादपों पे होते हैं, पत्ती जो होती हैं, पत्तियों पर पाए जाने वाले जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? हरित लवक कहते हैं। क्या क्या हरित लवक, बात रंध्र, रक्षक कोशिका, रंध्र कहते हैं उनको हम भैया, रंध्र कहते हैं, यानी कि स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा। पादपों की पत्तियों पर पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्रों को रंध्र कहते हैं। ये छिद्र जो प्लांट जो होते हैं, पादप जो होते हैं, उनमें गैसों का आदान प्रदान करते हैं, गैसों का आदान प्रदान करते हैं, या द्वार कोशिकाओं से घिरे होते हैं, या कैसे? या द्वार कोशिकाओं से घिरे होते हैं। उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर पहली बार बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि मैं जो वीडियो अपलोड करूँ आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे और अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए। जल्दी ही हम लोग मैथ की भी क्लास इसमें स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।